Hello everyone. In this video we will be talking about valence shell electron pair repulsion theory। और अब हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर। ठीक है, देखो इसके नाम में ही है, वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, और रिपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे में रिपल्शन। लाइक जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, वैसे ही लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे। अब ये थ्योरी हमें पढ़नी क्यों पड़ी, इसका क्या रीज़न था कि ये थ्योरी आगे आई। ठीक है, क्योंकि कौशल लेवाइस ने हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो दे दिए थे, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा तो वो किस लिए फॉर्म होगा, ताकि वो स्टेबल बन सके और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो सके नोबल गैस की तरह। ठीक है, लेकिन उसके फेलियर्स ये थे कि वो शेप नहीं बता पा रहा था मॉलिक्यूल्स की। मतलब ये तो पता था कि इतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और फिर कोई मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो शेप होगी ना वो नहीं बता पा रहा था, जो हमारा लेविस का कॉन्सेप्ट है। तो इसी वजह से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी वो आई और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बारे में बताया। क्योंकि लेविस ने क्या कहा था, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्यों कहा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब सिडविक और पॉल इन्होंने 1941 के अंदर क्या किया, एक सिंपल थ्योरी दी जिसका बेसिस था रिपल्सिव इंटरेक्शन किसके, इलेक्ट्रॉन पेयर के वैलेंस शेल ऑफ एटम के अंदर। ठीक है, और उसे फर्दर डेवलप या फिर रीडिफाइन किया था किसने, नाइलहोम और जिलेस्पी ने 1957 के अंदर। अब ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे जो मेन पोस्टुलेट्स हमारे वेस्पर थ्योरी के वो क्या क्या हैं। देखो, जो पहला पॉइंट है वही हमें ये बता रहा है कि जो शेप होगी किसी भी मॉलिक्यूल की वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब हम पिछले उसके ड्रॉबैक पढ़ रहे कि उसने शेप नहीं बताई, तो ऑफ कोर्स इस थ्योरी ने क्या बताया, हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए। अब शेप किसी मॉलिक्यूल की डिफाइन करने के लिए इसने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसे हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं वेस्पर थ्योरी के, जिसे पढ़ने के बाद हमें ये तो आइडिया हो जाता है कि किसी मॉलिक्यूल का क्या अरेंजमेंट होगा, कहाँ लोन पेयर होंगे, कहाँ बॉन्ड पेयर होंगे, और उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल की शेप का हमें आइडिया हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो शेप होगी किसी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी किस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर। ठीक है, चाहे वो बॉन्डेड हो या फिर नॉन बॉन्डेड हो। और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो किसको सराउंड करेंगे, सेंट्रल मेटल या फिर सेंट्रल एटम को। ठीक है, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो डिसाइड करेंगे किसको, मॉलिक्यूल की शेप को। अब दूसरा नंबर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब दो इलेक्ट्रॉन है वो पास पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज हैं। अगर एक न्यूक्लियस होता और एक इलेक्ट्रॉन होता, अब न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या होते हैं, अट्रैक्शन होती है। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करेंगे। अब जैसे किसी की आपस में दुश्मनी है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं ना। तो सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों का नेगेटिव चार्ज है, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब तीसरा पॉइंट, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन द स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जो शेप है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगी। फिर दूसरे में हमने ये कहा कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, इस वजह से दो इलेक्ट्रॉन पास नहीं रह सकते तो वो रिपेल करेंगे। अब तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि हम दो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसी पोजीशन देंगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके। ठीक है, अब
कोई दो लड़ाई करने वाले हैं तो क्या करते हैं, हम उन्हें दूर दूर रखते हैं ना, तभी तो लड़ाई कम होगी। तो सेम इसी तरीके से है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज दोनों रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन को बचाने के लिए क्या करेंगे, हम उन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख देंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर with the electron pairs localizing on the spherical sphere surface at the maximum distance from one another। अब जो वैलेंस शेल है उसे हम टेक करेंगे कहाँ पे, स्फीयर के अंदर, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, और दो या तीन इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, एज अ सिंगल सुपर पेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वेयर टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल द वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल एट एनी सच स्ट्रक्चर। मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, तो उसकी वजह से जो ये वेस्पर मॉडल है, तो हम ये सोचेंगे कि वो कौन से स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल होगा, तो वो दोनों स्ट्रक्चर्स पे एप्लीकेबल होगा, चाहे उसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो या तीन हो, तो तीनों पे भी एप्लीकेबल होगा वेस्पर का मॉडल। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन की, इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर। मतलब रिपल्शन कब डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर, वो हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे। अब देखो, लोन पेयर का रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पेयर के अंदर क्या, लोन पेयर का मतलब ही क्या है, क्योंकि लोन पेयर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब दो लोन पेयर पास में है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, रिपल्शन। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में हुआ, लोन पेयर में। अब एक आ गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो किस में है, बॉन्डिंग में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो लोन पेयर है वो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एटम के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दूसरे के ऊपर तो वो चार्ज है ही नहीं, तो इस वजह से रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। और तीसरा, सबसे कम रिपल्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो ये ऑर्डर MCQs में पूछा जा सकता है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, पहले लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब नाइल होम और जिलेप्सी जो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने रीडिफाइन किया था वेस्पर मॉडल को, और फिर क्या एक्सप्लेन किया कि इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है किसके बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। मतलब पहले तो इन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया कि ये होते क्या हैं। अब उन्होंने अपनी थ्योरी को रीडिफाइन किया, मतलब दोबारा से उसे सुधारा, और फिर हमें बताया कि जो डिफरेंस होता है लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होगा। मतलब किन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर बोलेंगे और किन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, while the lone pairs are localized on the central atom, each bonded pair is shared between two atoms। और जो सबसे पहला डिफरेंस इन्होंने कहा वो ये था कि जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर का मतलब है किसी सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज्ड होना, मतलब सिर्फ वहीं रहना, वो वहाँ से दूसरे एटम के ऊपर रेजोनेंट होके नहीं जा रहे, वो होता है लोकलाइज्ड पेयर, जो एक ही एटम के ऊपर रहे, तो लोन पेयर तो वो होता है। ठीक है, अब होता है दूसरा बॉन्ड पेयर का मतलब है दो एटम के बीच में शेयर हुए इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। अब जैसे क्या है, O2 का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब O2 के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होते हैं, दो बॉन्ड। ठीक है, तो जो बीच में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, वो तो होगा बॉन्ड पेयर, और जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो होते हैं लोन पेयर। ठीक है, As a result, the lone pair electron in a molecule occupy more space as compared to bonding pairs। अब जो लोन पेयर होंगे वो तो फैल के बैठेंगे पूरा,
तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेस को कवर करेंगे। किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स जगह पे रहेंगे ना, अपने दो एटम्स के बीच में रहना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, तो फिक्स रहेंगे वो एक लाइन में। लेकिन जो लोन पेयर हैं वो तो क्या हैं, फ्री हैं, उनके अंदर इतनी फ्रीडम है कि वो पूरा एक्सपेंड करके, मतलब मोटे मोटे होके, और वो मतलब ये मान लो जैसे बॉन्ड पेयर तो क्या हो गया, एक सिंपल स्टिक की तरह, और लोन पेयर क्या हो गया, एक फुटबॉल की तरह। तो फुटबॉल ज़्यादा स्पेस कवर करेगी ना स्टिक के कंपैरिजन में, तो सेम यही डिफरेंस है इसका। This result in the greater repulsion between lone pair of the electron as compared to lone pair and bond pair। और सिर्फ यही वजह होती है कि जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है। फॉर एग्जांपल दो बड़े बड़े साइज़ के फुटबॉल्स ले लीजिए, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे। अब दो छोटी छोटी बॉल ले लीजिए, वो क्या करेंगी, छोटा डिस्टेंस। और एक पतली सी स्टिक ले लीजिए, अब पतली सी स्टिक क्या करेगी, थोड़ा सा स्पेस कवर करेगी, और फुटबॉल क्या करेगी, ज़्यादा स्पेस को। तो लोन पेयर उसी तरीके से हैं जैसे वो बड़ी फुटबॉल होती है, और जो बॉन्ड पेयर है वो स्टिक की तरह है जो पतली सी है दो एटम्स के बीच में, ठीक है, ये सिचुएशन है। तो लोन पेयर्स क्या हैं, बड़े साइज़ में हैं और फ्रीली, मतलब ज़्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से रिपल्शन क्या है इनका, ज़्यादा है। और ऊपर से अगर दो लोन पेयर किसी के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी एटम के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे दो दो फुटबॉल हैं, तो वो क्या कर रही है, एक तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये देख लो कि आप फुटबॉल शेप के दो मैग्नेट्स हैं और दोनों का नॉर्थ पोल अगर आप एक साइड कर दोगे तो क्या होगा, बहुत ज़ोर का रिपल्शन होगा ना दोनों के बीच में। सेम यही सिचुएशन होती है लोन पेयर के, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल होता है। तो ये है बात, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा रिपल्शन मतलब कम किस में होगा, एक तो लोन पेयर मतलब एक फुटबॉल है और एक स्टिक है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। और तीसरा है बॉन्ड पेयर दो स्टिक हैं, वो दो एटम्स के बीच में लगी हुई हैं, तो उससे क्या होगा, कोई रिपल्शन ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस वजह से रिपल्शन कम है। दीज रिपल्सिव इफेक्ट्स, एक सेकेंड, result in the deviation from idealized shapes and alteration in the bond angles in the molecule। और सिर्फ यही लोन पेयर्स की वजह होती है कि जो आइडियल शेप्स होती हैं मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल किसी की शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, अब उसके अंदर लोन पेयर आ गई, जैसे अब CH4 मॉलिक्यूल देख लो आप, वो आप आगे डिस्कस भी करोगे, तो उसकी क्या शेप होती है, टेट्राहेड्रल। अब दूसरा मॉलिक्यूल है NH3, नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, छोटे छोटे ग्रुप हैं, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ। अब उसके पास क्या बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। पेयर का मतलब 2 होता है ना, तो एक लोन पेयर है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास वेले पड़े हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ऊपर आराम से फैल के बैठते हैं, ठीक है, टॉप के ऊपर, और जो नीचे होंगी शेप्स वो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, दबा देंगे, ताकि वो उसकी शेप क्या हो जाए, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाए, किससे, टेट्राहेड्रल से। और इससे क्या हुआ कि जो हमारी ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट होगी ना, शेप डिस्टॉर्ट होगी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी इसमें, CH4 में भी और NH3 में, लेकिन जो शेप है वो तो बदल गई उसकी। उसमें तो 4 बॉन्ड पेयर थे, कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, सारे 109.28 डिग्री पे थे। लेकिन जो NH3 के अंदर क्या हुआ, जो ऊपर मोटी बड़ी सी फुटबॉल थी उसने क्या कर दिया, वो 3 स्टिक्स थी उनको नीचे से दबा दिया, तो तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए, वो पास हो गए, जो पतले पतले थे वो कंजस्टेड हो गए, और जो ऊपर मोटी फुटबॉल टाइप का जो लोन पेयर था उसने क्या किया, उसके ज़्यादा स्पेस को कवर कर लिया, तो इससे क्या हो गया, हमारी शेप का डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है। For the prediction of geometrical shapes of the molecules with the help of Vesper theory, it is convenient to divide molecules into 2 categories। अब इसी तरीके से जब हमें वेस्पर थ्योरी का यूज़ करते हुए जो मॉलिक्यूल्स है उसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर लेंगे। जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर क्या होगा,
सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को लिया जाएगा जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर क्या होगा, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। जैसे CH4 था, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, और उसके साइड में एटम कितने अटैच थे, हाइड्रोजन के 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, वैलेंस कार्बन के, और उन चारों ने ही क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। तो फ्री तो कोई एटम रहा ही नहीं रहा ना कोई इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से पहले कैटेगरी वो होगी उन मॉलिक्यूल्स की जिसके ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और दूसरी कैटेगरी वो बनाई गई जिसमें वो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड होंगे जिसके सेंट्रल एटम पे या तो एक या फिर एक से ज़्यादा लोन पेयर होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है NH3। अमोनिया, नाइट्रोजन के बाहर के इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर, जो चिपक के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो वो होंगे उनके लोन पेयर। अब NH3 के अंदर क्या है, एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। अब ऐसे ही ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अब H2O का मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 2, मतलब जितने साइड एटम होंगे ना, सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे किसी सेंट्रल एटम के। ठीक है, जैसे CH4 के अंदर क्या था, साइड एटम कितने थे, 4 हाइड्रोजन थे, तो कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है, ऐसे समझना आपको। अब NH3 है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, लेकिन हाइड्रोजन कितने चिपके हुए हैं, मतलब साइड एटम कितने हैं, 3, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन किसके लगेंगे, नाइट्रोजन के। बाकी जो एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 को माइनस कर देंगे ना, माइनस साइड एटम, वो निकलाएंगे आपके लोन पेयर्स। अब H2O होगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ठीक है, अब साइड एटम कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से साइड एटम को माइनस करेंगे तो लोन पेयर आ जाएगा। 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो क्या आंसर आ गया, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 2 पेयर हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे, 2 पेयर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, शोज़ द, मतलब अब जो नीचे टेबल दिखेगी ना पेज 114 पे, वो क्या शो कर रही है, अरेंजमेंट शो कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का सेंट्रल एटम A के अराउंड। ठीक है, जिसके मतलब सेंट्रल एटम A वो है जिसके अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं है, और जो ज्योमेट्री होगी कुछ मॉलिक्यूल या फिर आयंस की, किस टाइप के आयंस या मॉलिक्यूल्स, AB टाइप के, मतलब एक ही एटम सेंट्रल होगा और उसके अराउंड क्या होगा, सिर्फ एक ही एटम साइड एटम होगा। Shows shape of some simple molecules and the ion in which central atom has one or more lone pair. ठीक है, फिगर अब देखते हैं टेबल 4.6 और 4.7, 4.5 है ये तो, है ना। चलो ये भी 4.6 और 4.7 देख लिया जाए पहले। हाँ, ये रही 4.6। देखो अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पेयर किसी के अंदर क्या है, 2 हैं। ठीक है, ये वो केसेस हैं जिसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता। जैसे बेरिलियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 2 हुए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब मैंने क्या बोला था, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में साइड एटम। अब साइड एटम BeCl2 के अंदर क्या है, 2 हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और साइड एटम भी 2 है, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। इसका मतलब BeCl2 के अंदर कोई लोन पेयर है ही नहीं। अब इसकी अरेंजमेंट देखो कैसे होगी। अब ये 3 मॉलिक्यूल हैं, कैसे बैठ सकते हैं, एक बीच में आ जाएगा जिसे हम सेंट्रल एटम बोलेंगे, और 2 साइड में आ जाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, साइड एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम और साइड एटम, और जो सेंट्रल एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी साइड एटम से। अब देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2, तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, AB2 टाइप की। ऐसे ही HgCl2 का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होगा, Hg तो एक ही जगह आ जाएगा जो सेंट्रल एटम है, और Cl2 क्या होंगे, साइड में आ जाएंगे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, लीनियर। अब है BF3, इसके अंदर क्या हुआ, एक बोरोन जो
सेंट्रल एटम है और 3 फ्लोरीन जो साइड्स में लगे हुए हैं। तो ये किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखो जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो ना, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मतलब याद करना पड़ेगा ये कि जैसे एक सेंट्रल एटम है और 2 साइड एटम है और लोन पेयर ना हो तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? लीनियर। और जैसे दूसरा हो गया अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? मतलब एक सेंट्रल एटम और 3 क्या होंगे? साइड एटम। तो इस तरीके से टोटल क्या होंगे? 4 एटम होंगे। तो कौन सी ज्योमेट्री होगी? और ये है सिर्फ उनके लिए जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब आप इनको 1-2 बार देखोगे ना तो आपको ये इजीली आ जाएंगे। ये बहुत इजी टॉपिक होता है, ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक होता नहीं है, ठीक है। अगर अच्छे से एक बार समझ लिया तो सेट है। अब देखो 3 साइड एटम होंगे तो क्या होगा? बी के अराउंड कैसे आ सकते हैं? ऐसे 120 एंगल के ऊपर, ठीक है, ट्राइगनल प्लेनर शेप होगी। और ये शेप्स पता है कैसे बनती है? ये नहीं है कि कहाँ से लेके आए ये शेप्स, क्योंकि हमारी जो नेचर के अंदर है ना, जैसे हमारी नेचर ने हमें बनाया है वैसे कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाया है। अब ये शेप कैसे पता चली है? जब आगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो अभी नहीं आएंगी, आगे हायर स्टडीज़ में आएंगी, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है या फिर आईआर है। उससे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की शेप्स का पता चलता है कि वो कौन कौन से शेप की है ना, और उसके साइड एटम कौन से हैं, मतलब पूरे फिगर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उनसे पता चला है, फिर वो वहाँ से फिगर लेके आपको बताया गया है। ये नेचर में जैसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं ना, बस उसी तरीके से उन मशीन्स ने हमें दिखाया कि ये मॉलिक्यूल ऐसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर ये ऐसे पाया जा रहा है, इस मॉलिक्यूल का ये शेप होगा। और उसे फिर साइंटिस्ट ने देखा और फिर हमारी बुक्स में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। अब है CH4। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन C के कितने होते हैं? 4, और साइड एटम कितने हैं? 4। तो लोन पेयर 0 हो गया। अब चारों क्या करेंगे? एक कॉर्नर पकड़ लेंगे और 2 बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या होगा? 109.5 डिग्री। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे लीनियर का बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो 180 डिग्री था। ट्राइगनल प्लेनर का क्या था? 120 था। अब टेट्राहेड्रल का क्या होगा? 109.5 डिग्री। अब आपसे पता है कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से कि कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स ऑफ द मॉलिक्यूल BeCl2, BF3 एंड CHF4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब आपसे ये पूछ लेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ किसको? BeCl2 को, BF3 और CH4 को, कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? लीनियर का, क्योंकि तीनों मॉलिक्यूल क्या है? एक लाइन में लगे हुए हैं, एक लाइन में है, तो क्या होगा? 180 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा BeCl2, फिर आएगा ट्राइगनल प्लेनर, क्योंकि इसका एंगल कितना है? 120 डिग्री। उसके बाद आएगा CH4, या फिर CH4 की जगह क्या दे देंगे? NH4 पॉजिटिव। तो इस ये बीच का एंगल कितना है? 2 बॉन्ड पेयर के बीच के एंगल 109.5 डिग्री। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स देख के भी आपसे पूछ सकता है कि क्या ज्योमेट्री है इसकी, या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स देख के आपसे ये पूछ लेगा कि बॉन्ड एंगल को कंपेयर करो। अब जो ये NH4 पॉजिटिव है, आप ये सोच रहे होगे इसकी भी कैसे आई ये टेट्राहेड्रल शेप। देखो जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है ना। अब हाइड्रोजन कितने? इसमें 4 है ना। तो इसे देखें तो क्या होगा? 5 में से 4 गया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। लेकिन देखो इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है ना वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है इस मॉलिक्यूल से, है ना। अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 नाइट्रोजन के थे और 4 किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने हो गए? 8। इसका मतलब ये है कि 5 में से नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और 4 ही हाइड्रोजन के। अब जितने साइड एटम है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए नाइट्रोजन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप बिना डिस्टोर्शन के शो करेगा। अब जो PCl5 है इसके अंदर क्या होंगे? 2 टाइप के एंगल होते हैं,
ठीक है। जो ये सीधे खड़े हुए बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना आपको ऊपर, ये तो होते हैं एक्सियल, और जो ये नीचे बी ट्रायंगल बना दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं, इक्विटोरियल्स। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब जो दो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, दो टाइप के बॉन्ड हैं, एक का तो एंगल होगा 90 डिग्री और एक होगा 120 डिग्री। ठीक है, इसकी शेप क्या है, TBP, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अब नेक्स्ट है SF6, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंड होंगे, मतलब 6 फ्लोरीन सराउंड है किससे, सल्फर से। अब सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, 16th ग्रुप में, क्योंकि ये ऑक्सीजन के नीचे ही आता है, ऑक्सीजन सल्फर, है ना। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो सल्फर के भी कितने होंगे, 6। अब 6 माइनस जो साइड एटम है वो कितने हैं, 6, तो 6 माइनस 6 मतलब 0। इसके ऊपर लोन पेयर कितना है, 0। ठीक है, तो इसकी शेप क्या होगी, परफेक्ट होगी, कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा। अब 6 एटम्स को आप लगाओगे जब मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए SF6, तो इसके अरेंजमेंट ऐसा आएगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप, मतलब एक तो स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट हूँ चारों कोनों के ऊपर, और एक ऊपर और एक नीचे, तो इस टाइप की अरेंजमेंट आएगी SF6 की। अब ये जो दूसरा टेबल है ना, इसमें इन्होंने ये बताया है कि वो एटम्स जिसके अंदर क्या होगा, लोन पेयर्स का प्रेजेंस होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। ओके, अब देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल टाइप क्या होगा, AB2E। इसका मतलब है एक सेंट्रल एटम होगा, 2 साइड एटम होंगे और एक और साइड एटम होगा, मतलब 3 होने चाहिए टोटल। ठीक है, अब 3 पोजीशन के लिए क्या बताया था, एक सेंट्रल एटम और 3 साइड एटम हो, उसके लिए वो क्या आती है, ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर आती है ना। देखो यहाँ पे देखा था आपने, देखो ये रहा, जब एक सेंट्रल एटम हो और 3 साइड एटम हो तो ट्रायंगल प्लेनर आएगी। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रायंगल प्लेनर आनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, इस जो एग्जाम्पल है इसका SO2। अब सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ होंगे, 4, मतलब जितने ऑक्सीजन होंगे उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स वो इन्वॉल्व होंगे। तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। इसका मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर कहाँ पे आएगा, एक्सियल पोजीशन के ऊपर, मतलब एक पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, 3 में से एक पोजीशन पे ऊपर। तो ऊपर लोन पेयर बैठा है मोटा सा, तो ये क्या करेगा, नीचे के एटम्स को पिचका देगा, मतलब वो पास पास आ जाएंगे, ज़्यादा स्पेस कवर करेगा ना वो। ऊपर एक फुटबॉल है, नीचे 2 स्टिक है, तो वो स्टिक क्या होंगी, बैंड हो जाएंगी, और फुटबॉल क्या होगी, पूरी फैल के बैठेगी। तो सेम इसी तरीके से लोन पेयर है, लोन पेयर क्या है, ऊपर आराम से बैठेगा और इसकी शेप को क्या कर देगा, बेंट, मतलब जो ये स्टिक जो बॉन्ड पेयर हैं उन्हें क्या कर देगा, बेंड कर देगा, मतलब नॉर्मल शेप नहीं रहेगी इसकी। अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, बेंट, लेकिन ज्योमेट्री क्या बोलेंगे हम, ट्रायंगल प्लेनर ही बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल का टाइप क्या है, AB3E, मतलब जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होगा और 4 साइड एटम होंगे। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है, NH3। नाइट्रोजन के अंदर क्या था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो 5 में से 3 क्या क्या हो गया, 2। इसका मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना। अब एक लोन पेयर ऊपर बिठा दिया, 4 एटम आने थे, उसकी जगह एक लोन पेयर है, 3 ही एटम प्रेजेंट है, तो 3 एटम नीचे बैठ गए और ऊपर एक लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, तो जो नीचे ये बॉन्ड पेयर है इनको क्या करेगा, दबा देगा, पिचका देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रायंगल पिरामिडल, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ट्रायंगल पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक सेंट्रल एटम और 4 साइड एटम होते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। आपको ऐसे याद करना है। और जो ये बैंड सीसा टी शेप ये दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इनकी शेप्स होती हैं। ज्योमेट्री का ज्योमेट्री रहती है, चाहे कितने लोन पेयर हो कितने ही बॉन्ड पेयर हो, वो चेंज नहीं होगी, और शेप जो होगी वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे आप खुद हो,
इसका एग्जांपल दिखाती हूँ मैं। जैसे आप एक मेल हो, ठीक है, बॉय हो आप, ठीक है, लड़के हो आप, तो आप मोटे हो जाओ या पतले हो जाओ, रहोगे तो लड़के ही ना, है ना। अब जैसे किसी की ग्रोइंग एज है, वो लंबा हो गया, कोई छोटा रह गया, ठीक है, तो रहा तो वही ना, उसका जेंडर तो सेम रहेगा, बस क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से जो ज्योमेट्री है वो फिक्स रहेगी, सिर्फ शेप है ना वो डिस्टॉर्ट हो रही है। किस वजह से? लोन पेयर से। लोन पेयर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसे एक फुटबॉल की तरह मान लो, या फिर जैसे कोई एक बड़ा सा क्या हो लिया, जैसे आप किसी कार में बैठना चाह रहे हो, ठीक है, एक तो आपकी भाई या बहन, मतलब ये कोई वो नहीं है कि किसी को ह्यूमिलेट करने का तरीका। फॉर एग्जांपल मैं हूँ अपने 2 बहनों और के साथ, मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा फैट हूँ और वो क्या है, स्लिम है, तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा स्पेस कवर करूँगी ना उनके कंपैरिजन में। तो वो क्या करेंगी, थोड़ी थोड़ी जगह में बैठ जाएंगी कार में, मैं क्या करूँगी, पूरी फैल के बैठना पड़ेगा, वो ज़्यादा स्पेस लगेगा क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करूँगी मैं। तो सेम इसी तरीके से है, जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, और वो ज़्यादा करेगा तो बाकी के 3 हैं, अब आनी तो उसी जगह के अंदर है ना, सीट तो वही रहेगी कार की पीछे वाली। अब वो ये तो नहीं है कि वो डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी, वो तो सेम है। लेकिन क्या हुआ, एक ने ज़्यादा स्पेस कवर किया है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से इसमें लोन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है, तो बॉन्ड पेयर को क्या कर जाते हैं, ये हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। ये इनका जितना स्पेस होना चाहिए ना उतना नहीं रहता, ये बेंट हो जाते हैं और इसकी वजह से इसके शेप की डिस्टॉर्शन आ जाती है। अब अगला मॉलिक्यूल है, अब देखो जो ये बात ध्यान रखने की है, जैसे देखो NH3 है, H2O है या फिर SF4 है, ये क्या है, ये वो एटम हैं जिनके साइड के अंदर कितने हैं, मतलब टोटल कितने हैं साइड एटम, 4, ठीक है। जैसे NH3 हो गया, उसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। H2O की क्या है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल है। लेकिन फ़र्क क्या है, NH3 के अंदर 1 लोन पेयर और H2O के अंदर 2 लोन पेयर है। अब एक तो केस वो था कि हम 3 बहनें थी, सिर्फ मैं क्या थी, चब्बी थी, मोटी मोटी, तो मैंने ज़्यादा स्पेस कवर कर लिया। अब सोच के देखो, हम 2 बहनें मोटी मोटी हैं और एक बहन क्या है, पतली सी है बिल्कुल। तो अगर हम दोनों ज़्यादा स्पेस कवर कर लेंगे तो उस तीसरी बेचारी को क्या करेगा, बहुत कम स्पेस मिलेगा। उसी तरीके से ये है। अब AB3E टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब ये B3E का मतलब ये है, ये जो E है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर और B रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड जो बॉन्ड पेयर से अटैच है, ठीक है, लिगेंड। अब NH3 के अंदर 1 लोन पेयर है तो ऊपर आ गया, तो इसकी थोड़ी सी क्या होगी, शेप क्या होगी, ट्रायंगल पिरामिडल। अब क्या हुआ, H2O के अंदर 2 लोन पेयर आ गए, तो ऊपर 2 बड़ी बड़ी फुटबॉल बैठेंगी तो नीचे की स्टिक क्या हो जाएंगी, और ज़्यादा बेंड, तो इसकी शेप क्या होगी, बेंट होगी। सेम उसी तरीके से अब जैसे TBP ज्योमेट्री ले लीजिए, TBP के अंदर क्या था, 5 लिगेंड प्रेजेंट थे, ठीक है। अभी 5 लिगेंड में से क्या करेंगे, हम लोन पेयर इंक्रीज़ करते जाएंगे और बॉन्ड पेयर कम करते जाएंगे। जो फर्स्ट है SF4, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ये मॉलिक्यूल है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के, 6, ठीक है, और साइड एटम कितने हैं, 4। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो टोटल क्या हुआ, 5 चीज़ें हैं ना, 1 लोन पेयर और 4 क्या है, बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितने हो गए, AB4E टाइप का हो गया, ठीक है। अब 5 चीज़ें हैं, 1 लोन पेयर की जगह चाहिए और 4 बॉन्ड पेयर की जगह, तो उसकी कौन सी ज्योमेट्री थी, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब एक लोन पेयर को बिठाना है तो वो क्या करेगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका तो चलो बाद में बताती हूँ। अब जो ये ज़रूर याद रखना है कि जो लोन पेयर होगा ना वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, ना कि एक्सियल पोजीशन पे। अब अगर वो एक्सियल पोजीशन पे होता ना तो 3 बॉन्ड्स का रिपल्शन लगता, मतलब तीनों के ऊपर रिपेल करता, क्योंकि 3 एटम जो होते वो 90 डिग्री पे होते। अब क्या है, सिर्फ 2 B पे
अब जो ये दो भी दिख रहे हैं आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर, सिर्फ इन दो के ऊपर रिपल्शन लग रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर वाले बी की जगह होता तो ये सब पे रिपल्शन लगवाता है ना। तो इस वजह से रिपल्शन को कम करने के लिए हम लोन पेयर को कहाँ रखते हैं, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, सीसा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली शेप्स हैं SF4 की, और जो ये टेबल दे रखा है ना, सिर्फ इन्हीं में से मोस्टली आ जाती हैं, और बाकी इसके और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी उसमें दे रखे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो कोई भी मॉलिक्यूल दे दो चाहिए, आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि निकालना क्या है, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको। देखो कि साइड एटम कितने हैं, ठीक है, लोन पेयर कितने हैं, उससे क्या पता चल जाएगा, ज्योमेट्री। और शेप कैसे पता चलेगी कि लोन पेयर कितनी जगह पे आएंगे और बॉन्ड पेयर किस जगह पे आएंगे, बस निकल गई। और ये सीसा है ना, ये उस झूले की तरह है, वो झूला देखा होगा ना आपने, जो दो सीट होती हैं, सामने सामने झूलते थे बच्चे, छोटे बच्चों के लिए होता है, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे की तरफ आएगा, वो स्विंग होती है। सेम उसी तरीके से जनरली सारे पार्क्स में लगा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ClF3 का। इसके अंदर क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 7। अब फ्लोरीन कितने हैं, 3, तो 7 - 3 क्या हो गया, 4। अब 4 का मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं क्लोरीन के ऊपर, 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम 2 पेयर बोल दें तो 2 पेयर ऑफ लोन पेयर क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, और 3 फ्लोरीन क्या है, वो उसके साइड एटम है। तो कौन से टोटल कितने हो गए, 2 लोन पेयर और 3 साइड एटम, तो क्या हो गए टोटल 5। अब एक सेंट्रल मेटल के अराउंड, एटम के अराउंड 5 लिगेंड हैं, तो उसे हम क्या, कौन सी ज्योमेट्री बोलते थे, TBP, है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे। क्यों आएंगे, क्योंकि रिपल्शन कम होगा, इस वजह से। अगर एक्सियल पे होता तो ज़्यादा रिपल्शन होता, और इक्वेटोरियल पे है तो रिपल्शन कम है, इस वजह से क्या आएंगे, इस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आएंगे, ठीक है। अब 5 कैसे बैठे हुए थे, वैसे ही 3 फ्लोरीन को बिठा दीजिए साइड में, और सेंटर में क्या रख दीजिए, Cl, और 2 F की जो ये लोन पेयर हैं ये ऐसे दिखा रखे हैं जैसे मॉलिक्यूल है TBP के अंदर, तो शेप क्या हो जाएगी, T शेप हो जाएगी। शेप इस, देखो जब हम शेप निकालेंगे ना तो लोन पेयर को नहीं देखेंगे, सिर्फ जो बॉन्ड पेयर है ना उनको देख के पता चलता है कौन सी शेप है इसकी, और जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं तो उससे ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिडल, ये किसकी होगी, BrF5 की। अब ब्रोमीन है, उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और साइड एटम कितने हैं, 5, तो 7 में से 5 के 2, इसका मतलब सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है जो साइड में होंगे। अब हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री है वो क्या थी, जिसमें 6 साइड एटम थे, वो थी ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे थी कि 4 तो एक स्क्वायर के उसमें, और एक टॉप पे और एक बॉटम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका ये शेप देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल की ऐसे शेप होती है। अब जो A है इसकी जगह Br रख दीजिए, और फ्लोरीन कहाँ पे आएगा, B की जगह पे, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब ज्योमेट्री देखें, जब ज्योमेट्री निकालनी हो तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री आ गई इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब सिर्फ शेप देखनी है, तो शेप में क्या होगा, लोन पेयर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो शेप क्या आई इसकी, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड जैसा दिखता है। अब नेक्स्ट है XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, क्योंकि ये जिनोन है ना, तो इसकी क्या शेप आई, स्क्वायर प्लेनर। अब ये कैसे आई, क्योंकि जिनोन का नोबल गैस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अब फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो 8 में से 4 गए, क्या आ गए, 4, ठीक है। तो 4 का मतलब हो गया 2 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 लोन पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो अब ज्योमेट्री कितनी है, मतलब साइड में कितने होने चाहिए, 6 एटम्स। 6 एटम्स में क्या है, 4 फ्लोरीन है, उसे लगा दीजिए स्क्वायर पे।
अब टॉप और बॉटम पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर बराबर के एंगल होते हैं हर जगह, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई वो नहीं होता इशू, तो इस वजह से लोन पेयर को ऊपर नीचे टॉप और बॉटम पोजीशन पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे शेप क्या आ गई, स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, AB2E। अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे SO2 हो गया, इसकी शेप क्या होगी, बेंट होगी। NH3 की क्या थी, ट्रायंगल पिरामिडल थी, क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये बता रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब इसका SO2 का बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 119.5 डिग्री, और ये शेप किसकी थी, ट्रायंगल प्लेनर की, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो बेंट शेप होगी। अब ट्रायंगल प्लेनर का एंगल कितना होता है, 120, लेकिन एक लोन पेयर ने रिपेल कर दिया बॉन्ड पेयर को, तो ये कम स्पेस में आ गए, तो इस वजह से क्या हो गया, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और अब बॉन्ड एंगल 120 से क्या हो गया, 119.5 डिग्री। सेम इसी तरीके से NH3 के अंदर, अब NH3 की ज्योमेट्री क्या है, NH3 की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्रायंगल पिरामिडल, और टेट्राहेड्रल का एंगल कितना बताया था मैंने, 109.5 डिग्री। अब इसके सिर के ऊपर क्या बैठ गया, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब बड़ा नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा स्पेस कवर करने वाला, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, हाइड्रोजन पास पास आ जाएंगे ताकि उसे ज़्यादा स्पेस मिल सके बैठने के लिए। तो इसका बॉन्ड एंगल कहाँ से डिक्रीज होगा, 109.5 डिग्री से 107 डिग्री तक आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है H2O का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर क्या होता है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अब एक तो था कि बड़ी एक फुटबॉल थी, अब है दो बड़ी फुटबॉल आ गई, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे ना, उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो 109.5 डिग्री से रिड्यूस हो जाएगा कितना, 104.5 डिग्री। ठीक है, अब जो लास्ट मॉलिक्यूल है वो है SF4। अब जो SF4 का मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप होगी सीसा। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। देखो दो शेप पॉसिबल हैं कि हम क्या कर दें, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले में क्या किया है, एक्सियल पोजीशन पे रख दिया लोन पेयर। अगर एक्सियल पोजीशन के ऊपर रख दिया तो क्या हो रहा है, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहे हैं 90 डिग्री पे, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हाँ, और जो B मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या रख दिया, लोन पेयर को रख दिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो B क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। द शेप शोन इन B इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीसा शेप हो जाएगी। तो एक्सियल पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे 90 डिग्री के ऊपर, लेकिन जब हमने इसे इक्वेटोरियल पे रखा तो सिर्फ 2 ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आए। ठीक है, तो ये रीज़न है। सेम इसी तरीके से H2O के अंदर शेप क्या थी इसकी, टेट्राहेड्रल, लेकिन जब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए तो जो शेप है वो क्या होगी, एंगुलर या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और इसका रीज़न क्या लिखा गया कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो ज़्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो एंगल रिड्यूस हो गया है 104.5 डिग्री से 109.5 डिग्री। सेम NH3 के अंदर, इसके अंदर क्या है, एक लोन पेयर का प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की ज़्यादा है, किससे, बॉन्ड पेयर से, और जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो गया कहाँ से, 109.5 डिग्री से 107। सेम SO2 के अंदर है, इसके अंदर भी एक ऊपर क्या बैठा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ, और जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया 120 से 119.5 डिग्री। ठीक है, और ये है ClF3 का मॉलिक्यूल, मतलब T शेप। अब इसके अरेंजमेंट तो 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये TPP ज्योमेट्री है ना।
अब लोन पेयर तो आप कहीं भी रख सकते हो, जैसे ये 3 केसेस दिखा रखे कि फर्स्ट में क्या कर दिया, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया ताकि जो रिपल्शन है वो लेस हो सके, किसमें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर। लेकिन जो नीचे के 2 हैं उसमें क्या कर दिया, एक में एक्सियल पे रख दिया, ठीक है। लेकिन जो एक्सियल पे रखा गया तो क्या होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3 के बीच में हो जाएंगे, अब क्या हो रहे हैं 2 के बीच में। तो जो शेप ए होगी, मतलब जो पहले वाला अरेंजमेंट है ए का, वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये सिर्फ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्रिएट कर रहा है और नीचे के स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।